पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर एनालिसिस आज है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक न्यूज़ देख लेते हैं कि इसमें कुछ न्यूज़ आया है कि नहीं। तो यहाँ पे मार्च 27 में रॉयटर्स ने बताया है, इसने एसबीआई के बारे में बताया, बजाज ऑटो के बारे में बताया। तो ठीक है, वो अपना पेट्रोनेट से संबंधित नहीं है। यहाँ फैब 8 में रॉयटर्स ने बताया फिर कि इंडियाज़ पेट्रोनेट टू बिगिन शिपिंग एलएनजी टू श्रीलंका इन 2025। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे है। फैब 8 में रॉयटर्स ने बताया था कि इंडियाज़ पेट्रोनेट एलएनजी एग्जीक्यूटिव होप टू कमीशन एफएसआरयू इन श्रीलंका बाय 2028। तो कहीं न कहीं यहाँ पे पेट्रोनेट का गुड न्यूज़ है, ये कहा जा सकता है। अगर हम लोग पेट्रोनेट का दिसंबर क्वार्टर में इसका फाइनेंशियल रिजल्ट का मार्केट सरप्राइज़ देखें तो फिर वो काफ़ी अच्छा है। डबल डिजिट में इसने अर्निंग में सरप्राइज़ किया जो कि 29.56% है, और रेवेन्यू में इसने डबल डिजिट में 10.41% का सरप्राइज़ किया है। तो ऑफ कोर्स इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ये व्यू बन जाता है कि इस शेयर को कुछ पैटर्न फॉर्म करने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे फंडामेंटल में और लास्ट में जाएँगे एफआईआई, डीआई डेटा में। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ 30 एनालिस्ट ऐसे हैं, 30 एनालिस्ट हैं, जिन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी पे अपना रेटिंग दिया है, बाय सेल या होल्ड का। ठीक है, जो भी रेटिंग होगा हम लोग एक बार उसको लास्ट में देख लेंगे, और लास्ट में ही ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से टेक्निकल्स इसका क्या कह रहा है, बाई में है, सेल में है, होल्ड में है, किस में है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बट पहले हम लोग करते हैं अपना एनालिसिस, और बाद में हम लोग इनका एनालिसिस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे ब्रेक है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे 275 के आसपास आ रहा था, और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं कि वहाँ पे कौन सा बहुत बड़ा जो वो रेजिस्टेंस एरिया था उसकी अगर मैं बात करूं तो ये 287, यानी ये कहा जा सकता है कि 275 से 290 तक के एरिया में जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और क्योंकि यहाँ पे बार बार जब प्राइस इस लेवल को टच कर रहा था तो फिर वहाँ से झट से गिर जा रहा था। पहले यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर यहाँ पे गया तो फिर से गिर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर गिरा, फिर टच करने की कोशिश किया, फिर गया। मंथली टाइम फ्रेम पे बात हो रही है, और यहाँ पे फिर से टच किया और 1 महीने फिर गिरा था। लेकिन अप्रैल मंथ में ये जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे बुलिश साइन दिखा रहा है। बट अगर आप मंथली टाइम पे ट्रेड करते हैं तो फिर ये पूरा मंथ आपको वेट करना चाहिए। वेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि इसकी क्लोजिंग कहीं नीचे ना हो जाए, फिर इसके इस लेवल के रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ना हो जाए। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अप्रैल महीने में इसकी क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग 287.55 से ऊपर होता है तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर एज सच होता है तो फिर अपना बाइंग एरिया तो निकल गया कि ठीक है वो एरिया में बाई करना है, लेकिन वहाँ पे अब अपने को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है और वहाँ पे अपना टारगेट क्या लेके चलना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा इस एरिया में, तो फिर कहीं न कहीं आप जो है 190 रुपीज़ के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो 190 आपका मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसी का, ठीक है, इसी का जो है आपका टारगेट भी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से ये जितना उठा है, ठीक है, ये शेयर जितना उठा है वो आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट एक बार देख लेते हैं कि कितना यहाँ पे होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टारगेट एक बार लगा के देख लेते हैं। तो ये जो है ये कहीं न कहीं 44-45% के आसपास ये टारगेट बता रहा है। तो फिर मंथली टाइम फ्रेम पे आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो मेरे ख़्याल से 45% का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। 45% जहाँ पे आता है वहाँ पे कुछ पोर्शन आपको एग्ज़िट करना चाहिए, और उसके बाद ठीक है इसको मूविंग एवरेज लगा के आप जो है राइड कर सकते हैं। तो 45% जो है अपना ₹410 के आसपास ये आ रहा है। ₹410 आपका जो है ये पहला टारगेट आपका होना चाहिए, और उसके बाद आप चाहे तो 10 ईएमए का मंथली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज लगा के इसको राइड कर सकते हैं। तो हमने ये मंथली टाइम फ्रेम पे बात कर ली। अब चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले इसका जो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ड्राइंग किया था सब इरेज़ करते हैं, चार्ट को एक बार रीसेट कर लेते हैं और हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ ही है, क्योंकि
यहाँ पे जो एक ज़ोन बना था कि बार-बार जाके प्राइस जो है वहाँ से फिसल जा रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था, वहाँ से हमेशा लौट के नीचे ही आ रहा था। तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं उसको इसने इस बार ब्रेक किया है। तो अगर इस बार इसने इसको ब्रेक किया है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बहुत बार जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है और वहाँ से ये झट से नीचे गिर जाता है। तो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ-कहाँ टच किया, कहाँ-कहाँ से गिरा वो मैं बता देता हूँ। एक लेवल तो ये है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे फिर आया, चौथा यहाँ पे आया, पाँचवाँ यहाँ पे आया और अभी कहीं न कहीं इसको ब्रेक करके ऊपर ये चल रहा है। तो मार्केट में जब इतने सारे रेजिस्टेंस पे जब प्राइस टच करके उसको उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं वहाँ पे एक बुलिश व्यू बन जाता है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं और यहाँ पे इसको ट्रेड करके चलना है, तो ऑफ कोर्स ये समय सही हो सकता है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिर मैं यहाँ पे पुल बैक होने का इंतज़ार करूँगा। पुल बैक का इंतज़ार करना मतलब क्या होता है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। पुल बैक मतलब ये होता है कि भले ही प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चला गया हो सकता है कि कुछ हफ्ते प्राइस जो है इससे भी ऊपर, ठीक है, इससे भी ऊपर ऐसे चला जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब इसका प्राइस, ये तो है नहीं कि सीधे ऊपर ही जाएगा, प्राइस नीचे भी आता है। तो अगर इसका प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है, नीचे गिरता है प्राइस और नीचे गिर के यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है और एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, चाहे वो हैमर हो या फिर बुलिश एनगल्फिंग हो, ठीक है, या फिर कोई भी बुलिश वाला पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है, तो नो द कैंडलस्टिक का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा पैटर्न कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर ऐसा बनता है, तो फिर वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो बता देता हूँ और कहाँ तक जाना चाहिए वो भी बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस आपका 250 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है, आपको निकल जाना चाहिए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, वो जो मंथली टाइम फ्रेम पे बताया है उतना ही टारगेट होना चाहिए। यानी कि कितना मैंने बताया था, वो 45% के आसपास मैंने बताया था कि ये जैसे ही 45 लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर वहाँ पे आपको ये एग्जिट करना चाहिए या फिर कुछ मूविंग एवरेज लगा के आपको इसको राइट करना चाहिए। तो अगर मैं 45% की बात करूँ, तो फिर ये कहाँ तक जाएगा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 45% आपका 410 के आसपास जा रहा है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी मैंने बताया था। तो 410 आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं मंथली डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो उसके लिए चार्ट फिर से रिमूव करते हैं, इसको एक बार रीसेट करते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही मतलब अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना है। वैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत पहले बन गई थी, बट अगर आप अभी नहीं ले पाए हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पैटर्न भी बता दूंगा और समझा भी दूंगा कि अब ट्रेड यहाँ पे करना कैसे है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक जो रेजिस्टेंस था पहले, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। बाकी आप इसको पीछे भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है उतने में ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद नीचे बहुत अच्छे से गिरा, फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट बन गया है। सपोर्ट बनने के बाद वो कुछ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से वही सेम रेजिस्टेंस लेवल पे आता है और अभी वहाँ से भाग जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कहीं न कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, फिर डबल बॉटम बन रहा है, तो फिर वो कहना भी गलत नहीं है। क्यों डब्ल्यू पैटर्न कैसे, देखिए, प्राइस नीचे एकदम धड़ाम से आता है और उसके बाद ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे धड़ाम, ये ऊपर जाने के बाद जो है, ये फिर से नीचे वहीं से 1 मिनट, ये प्राइस, ठीक है, यहाँ पे फिर से नीचे आता है धड़ाम से और फिर ये फिर से ऊपर जाता है और ऊपर अब ये क्या करता है, इस लेवल को ये क्रॉस कर देता है। तो डब्लू तो बन ही गया है, डब्लू बनने के बाद क्या हो रहा है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पे इसको, ठीक है, करने का। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या फिर पुल बैक का भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया है। तो अभी अगर आपको यहाँ पे परचेज़ करना है, तो अभी किया जा सकता है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 270 के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो टारगेट होना चाहिए वो कहीं न कहीं आपका ये स्टॉप लॉस का डबल जो है टारगेट होना चाहिए। यानी कि ये स्टॉप लॉस का जो है
अगर यहाँ से हम लोग ऊपर जाएँ, कितना बन रहा है एक बार हम लोग यहाँ पे देखें तो कितना बनता है एक बार देख लेते हैं। ये आपका 8% बन रहा है, तो कहीं न कहीं जब तक 16% ना मिल जाए तब तक यहाँ पे हटना नहीं चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो जाए तब तक हटना नहीं चाहिए। तो डिसीजन आप पे है, मैं आप पे यहाँ पे डिसीजन छोड़ता हूँ। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, फंडामेंटल सही है कि नहीं सही है। बट ये एनालिसिस करने से पहले रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। चलिए, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है, ये अभी इसका प्राइस ₹303 है। हाई लो इसने 303 192 बनाया है और मार्केट कैप 45,398 है। नीचे अगर हम लोग चलें तो फिर 1 ईयर में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑफ कोर्स एक ये रेंज को इसने ब्रेक किया है, और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज भी लगाएँ, मतलब 50 डीएमए लगाएँ और फिर यहाँ पे 200 डीएमए लगाएँ, तो दोनों के ऊपर चल रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। 3 इयर्स में अगर हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स ये ठीक है, ऊपर निकला है। फिर उसके बाद जो है अभी भी यहाँ पे ऊपर ही है, 10 इयर्स में ऊपर है, और मैक्स अगर हम लोग बात करें तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ग्रॉस में अगर बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 3 साल में आरओई 25.1% है, और जो कंपनी का अ, जो डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है 52.1% के हिसाब से। कॉन्स में तो इसका कुछ है ही नहीं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है, ऐसा कहा जा सकता है। पेयर कंपैरिजन में ऑफकोर्स गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है, मिसलेनियस इंडस्ट्री है। थर्ड रैंक पे आता है पेट्रोनेट एलएनजी, पहले आता है गेल, उसके बाद अदानी टोटल गैस। तो ऑफकोर्स ये भी सेक्टर लीडर है अपना। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो सितंबर में इसका सेल्स जो था वो 12,532 था, और अभी दिसंबर में 14,747 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1215 से 1706 इंक्रीज हो गया है। पीबीटी जो है 1102 से 1597 हो गया, इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 1818 से 1191, ये भी इंक्रीज हुआ है। तो ऑफकोर्स क्यू ओ क्यू बेसिस पे काफ़ी अच्छा इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है। एक बार वाई ओ वाई बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में सेल्स इसका 15,776 था, और अभी जो है 14,747 हो गया, यानी ये स्लाइटली थोड़ा-सा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1675 से 1706 हो गया, ये इंक्रीज़ हुआ है। पीबीटी 1586 से 1597 इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 1181 से 1191, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो फंडामेंटल में हम लोग कहीं न कहीं ईपीएस देखते हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक देखते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए राइट फ्रॉम दिसंबर 2020 से, तो इसका जो आप ईपीएस कहें वो कहीं न कहीं कंसिस्टेंट बेसिस पे ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी इसका जो ईपीएस है वो ऑल टाइम हाई पे है। अब एक बार चलते हैं एफआईआई और डीआई डेटा पे, और वहाँ पे समझते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स 50 के 50 है, एफआईआई जो है 33.31 से 26.82, काफ़ी ज़्यादा ये लोग स्टेक सेल किए हुए हैं। डीआईआई ने 5.93 से 10.95 बढ़ाया, यानी कि एफआईआई ने सेल किया, डीआईआई ने यहाँ पे खरीदा, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो चुका है। पब्लिक में 10.76 से 12.21 हो गया है। तो अगर हम लोग तीनों लेवल पे जो एनालिसिस करते हैं उसको देखें तो एफआईआई खाली यहाँ पे निराश की है, बाकी सारा डेटा इसका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो स्क्रीनर ने जो बताया है कि कौन सा इसका कुछ है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से पैटर्न यहाँ पे ब्रेक ब्रेक हुआ है, मतलब उस जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है उसके हिसाब से तो बहुत ही पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड अच्छा है, और हो सकता है कि आने टाइम पे ये बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। मैं बात कर रहा था पेट्रोनेट एलएनजी का फोरकास्टिंग भी यहाँ पे हुआ है। कुछ एनालिस्ट लोगों ने यहाँ पे इसको एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द 30 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर पेट्रोनेट एलएनजी हैव अ मैक्स एस्टिमेट ऑफ 320 एंड अ मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 190। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे हैं, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि मैक्स एस्टिमेट जो 1 साल में जा सकता है वो सिर्फ ₹320 जा सकता है, यानी कि 5.79% खाली। और जो इसका ड्रॉडाउन जो नीचे गिर सकता है वो 190 यानी 37% के हिसाब से नीचे गिर सकता है। पता नहीं किस बेसिस पे एनालिस्ट का ये आया है, बट मैं तो अभी यहाँ पे कुछ बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे एनालिस्ट रेटिंग में यही कहा जा रहा है कि लास्ट 3 मंथ में ये लोग न्यूट्रल है।
तो स्ट्रॉन्ग बाई में 5 लोग हैं जो बता रहे हैं कि इसको खरीद के चलना चाहिए। बाई में सिर्फ 1 है, होल्ड करने के लिए 12 लोग कह रहे हैं, सेल करने के लिए 2 लोग कह रहे हैं और स्ट्रॉन्ग से 10 लोग हैं। तो ऑफ कोर्स 5 से दोगुना यानी 10 हो गया। स्ट्रॉन्ग बाई में 5 है और स्ट्रॉन्ग सेल में 10 लोग हैं। एंड डिपेंड आप पे ये करता है कि आपको इसको अभी किस तरह से हैंडल करना है। एक बार टेक्निकल एनालिसिस भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिर वहाँ से ज़्यादा क्लैरिफाई अपने को मिल जाएगा। क्लैरिटी अच्छे से यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो एक बार टेक्निकल एनालिसिस भी समझ लेंगे और उससे जो है अपने को डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो 1 डे में डेली टाइम फ्रेम पे के हिसाब से जो इसका टेक्निकल है वो बता रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाई में है यानी बुलिश में है। और अगर 1 वीक यानी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई ही रिकमेंड कर रहा है टेक्निकल्स। और 1 मंथ के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 1 मंथ में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई है। तो जब तीनों टाइम फ्रेम पे डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग बाई कह रहा है तो क्यों ना एक वहाँ पे चांस लिया जाए। बट ध्यान रहे यहाँ पे पोर्टफोलियो का ठीक है कुछ ही परसेंट आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये था पेट्रोनेट एलएनजी का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आपका एनालिसिस मेरे से डिफरेंट हो सकता है। ये एनालिसिस इसलिए किया जा सकता है ताकि जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनको कुछ डिसीजन लेने में मदद हो सके। एक और चीज़ यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।